हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना और चांदी बढ़ा और ऐसा बढ़ा जिसका अनुमान पहले किसी ने नहीं लगाया था। चांदी बढ़कर 2 लाख के पार जाएगी ये सबको मालूम था, लेकिन 2025 पार होने के पहले ही चांदी 2 लाख पार हो जाएगी ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए हमने ये सोचा और आपके लिए अनुमान लगाने की कोशिश की कि अभी और चांदी कितना बढ़ेगी, अभी और सोना कितना बढ़ेगा। क्या सोने को थोड़ी देर के लिए पीछे रख के आपको चांदी में निवेश और बढ़ा देना चाहिए? ये सारी बातें समझने के लिए हमने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया एक ऐसे गेस्ट को जिनके पास न सिर्फ इकोनॉमी की नॉलेज है बल्कि जो बड़े बेहतर ढंग से टैक्सेशन को भी समझते हैं। सीए मनीष गुप्ता सर आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। पार्ट 1 में आपको दिखाने जा रही हूँ। डिटेल में आप समझ पाएंगे कि 26 में सोना किधर जाएगा, चांदी किधर जाएगी, सोने में निवेश का तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है, आप ईटीएफ की तरफ जाएं, गोल्ड फंड की तरफ जाएं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप कैसे खरीद सकते हैं या फिर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है। ये सारी बातें मनीष सर ने पॉडकास्ट में डिटेल में बताई है। शुरुआत करूं मैं पार्ट 1 की। उसके पहले आप एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अब आपको दिखाते हैं हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 1। चांदी 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, अभी ही कर लेगी, ये आपने सोचा था? 6 महीने पहले मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस दिसंबर 2 लाख पहुंच जाएगी। मैं आज भी कहता हूँ चांदी का भविष्य 5 लाख तक जाने का है। फिर सोने का अनुमान भी कुछ है उसके बढ़ने की वजह, या वो कहाँ तक जाकर के ठहरेगा? सोना स्टीडी ग्रो करता है क्योंकि सारी विश्व की करेंसी का बेस सोना है। इससे किसी भी हालत में 20 से 25% सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल। तो मैं शेयर मार्केट में क्यों जाऊं, फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊं? आप इक्विटी में भी देखेंगे तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में सोने से भी तेज चले। आप गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्ट। ब्रॉडली ये तय करना है कि मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कितना %। दूसरा, आपने शेयर्स में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है। गोल्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था सॉवरेन बॉन्ड। कि बॉन्ड तो सरकार ने बंद कर दिया, आप कैसे मार्केट से खरीदोगे? ज्वेलरी निवेश नहीं है तो सोने में निवेश कैसे? पहला है गोल्ड का फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड की तरह ईटीएफ है, इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। लिक्विडिटी उतनी फास्ट नहीं होती लेकिन रेट हमेशा करेक्ट होता है। मुझे गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स या ईटीएफ में जाना है, इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है? क्या आप हफ्ते में एक बार रिव्यू करने की पोजीशन में हैं या महीने में 2 बार रिव्यू कर लेते हैं, आपको समझ है, तब तो आप ईटीएफ में जाइए, फिजिकल ले लीजिए। अदरवाइज आपको गोल्ड फंड बेटर। ईटीएफ में आपकी स्पीड मिलती है, प्रॉफिट पहले से ज्यादा है। अगर आपकी नॉलेज कम है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप गोल्ड फंड ले लीजिए। जो खासकर नौकरी पेशा है, अब वो बहुत ज़्यादा निवेश कर नहीं पाते हैं। क्या मैं जैसे यम सिप करके पीते हैं ना, तो वो सिप करने की ही आप सलाह दीजिएगा, या मुझे बोनस मिला तो मैंने एक साथ लमसम कर दिया निवेश, क्या करें? इन्वेस्टमेंट इज अबाउट बिहेवियर। अगर आप सिप करते हैं और आप कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन्ड करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। थंब रूल ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 से 10%, 5 से 8% पैसा इन्वेस्टमेंट में जरूर रखिए कि आपको लिक्विडिटी भी रहे, और अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो आप अपने लोन को चुकाकर अपने लोन को कम कर सकते हैं। क्या 2026 में सोना क्रैश हो जाएगा, ऐसी कोई भी संभावना है? ऑन एवरी सेल देयर इज अ परचेज। खेल परसेप्शन का है। जो खरीद रहा है वो ये सोच रहा है कि आगे बढ़ेगा, और जो बेच रहा है वो सोच रहा है कि गिरेगा। बहुत सही टाइम है, निकल लो, मार्केट गिरने वाला है। सोना स्टेडी रेट से बढ़ेगा। 25 से 30% ग्रोथ सोने में आती रहेगी अगले 2-3 साल तक। तो मार्केट को लेके आपका अनुमान क्या है? मार्केट कहाँ जा सकता है? कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है अच्छा कर सकता है? शेयर की ग्रोथ अब रीजनेबली ठीक चलेगी, कोई बड़ा क्रैश होने का चांस नहीं है। कितनी तरह के फंड्स मेरे पास होने चाहिए जिसको मेरे लॉजिक सपोर्ट करें? हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना बढ़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, चांदी 2 लाख के पार चली जाएगी, ये पता सबको था। लेकिन 2025
पार करने के पहले चांदी का 2 लाख के पार चला जाना, क्या ये अनुमान आपने पहले लगाया था? कमेंट्स करके बताइए। अब बड़ा सवाल ये है कि सोना ऑल टाइम हाई है, चांदी ऑल टाइम हाई है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ये कह रहे हैं कि जी हमसे तो गलती हो गई, हमें सोने में निवेश बढ़ाना चाहिए था, या हम सोना ले नहीं पाए। जो लेके बैठे हुए वो ये सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई तो पहुंच ही गया है, मुनाफा हो रहा है, तो चलो इसे बेच देते हैं। सही स्ट्रैटेजी क्या है, आज वो समझाने की, बताने की आपको कोशिश करेंगे। अब ऑल टाइम हाई जब सोना भी, चांदी भी, मार्केट भी, प्रॉपर्टी भी सब हो चुके हैं, तो करना आपको क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेहमान मेरे साथ बहुत खास है पॉडकास्ट में। पहले जी बिजनेस में जब मैं थी तो उनके साथ मैंने बहुत से शोज किए हैं टैक्स के ऊपर, क्योंकि वो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप एक बेहतर निवेश के सलाहकार के रूप में भी उन्हें समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सीए वो हैं। अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मनीष कुमार गुप्ता। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो जो व्यूवर्स से मैंने पूछा है वो आपसे भी पूछ ही लेती हूँ कि चांदी 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, अभी ही कर लेगी, ये आपने सोचा था? नहीं, मैंने तो, मुझे लगता है 6 महीने पहले मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस दिसंबर 2 लाख पहुंच जाएगी और ये सोने से भी तेज चलेगी। और मज़े की बात यह है, मैंने भी अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने सोने में कर दिया और मुझे लगा चांदी पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। वैसे वेल थॉट था कि चांदी सोने से आगे चलेगी, लेकिन जिससे मैंने खरीदा वो बोलता है कि भाई सर चांदी मत लो, मेरा एक्सपीरियंस है सोना ज़्यादा बेटर चलेगा, और मैं ही रह गया। तो लेकिन मैं आज भी कहता हूं चांदी का भविष्य 5 लाख तक जाने का है। लेकिन ये आज नहीं, एक 6 महीने में, 1 साल में, लेकिन 2-3 साल में चांदी 5 लाख पहुंच जाएगी। 2-3 साल में ही? हाँ, 3 साल में चांदी 5 लाख पहुंच जाएगी। और उसके बड़े रीजन है, क्योंकि देखिए चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, इसलिए चांदी की डिमांड बहुत है। परेशानी यह है कि चांदी वोलेटाइल बहुत है, कभी ऊपर कभी नीचे, चाइना से इंपोर्ट से कनेक्ट रहता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सोना बढ़ता जा रहा है, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो रहा है। देखिए, जहां 20 साल पहले, 20-21 साल पहले 2005, 2002, 3, 4 में देखेंगे तो सोना 5,000, 5,500, 6,000 में था। और वहां से आज अगर आज आप इस रेट पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो लोग 22 कैरेट का सोना बनवाते थे वो 14 कैरेट में आ गए। हाँ। यानी अगर आप चांदनी चौक में जाएंगे तो वहाँ 14 कैरेट की ज्वेलरी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि आप 22 कैरेट पे ज्वेलरी बनवाओ। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग डिस्कशन है। हाँ। तो ऐसे में फिर वो ज्वेलरी चांदी की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो चांदी पर काम कर रहा है। तो चांदी की ऐसे डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। जो चांदी हम लोग खरीद कर रख लेते हैं वो दोबारा काम आ सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज में चांदी चली गई, जो पीसीबी पर प्लेट पर चांदी लग गई, वो तो चांदी खत्म हो गई। इसका मतलब चांदी की डिमांड भविष्य में और तेजी से बढ़ेगी। तो चांदी की और डिमांड का वैल्यू से सीधा सीधा, रेट से सीधा सीधा संपर्क है। अगर डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चांदी का 2 लाख का टारगेट अगर आज हमने 31 दिसंबर से पहले अचीव कर लिया तो मुझे लगता है हम किसी भी हालत में 2026 में 2,75,000 तक पहुंच सकते हैं। और इट्स नॉट ए बिग डील। अब देखिए, अगर 2,75,000 का मतलब क्या हुआ, सब मिला के 25-30%। हाँ। है ना। और आमतौर पर अगर आप छोटे सीरीज में देखो, लोग अगर पर्सनली पैसा उधार लेते हैं या किसी ऐप से उधार ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, तो 18 से 20%, 22% पर ब्याज पे पैसा लेते हैं। इसका मतलब नॉर्मल मार्केट का अनऑफिशियल चैनल से जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% का है। तो प्रॉफिट लोग सोचते हैं कि 20% पैसा तो होना ही चाहिए, वरना मैं किसी दोस्त को ब्याज पे ना दे दूं। तो ऐसे में अगर 20 से 25% रिटर्न नहीं आएगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है किसी भी हालत में चांदी 2.5 लाख से 2.25-3 लाख तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। चांदी का अनुमान आपने बता दिया, अब फिर सोने का अनुमान भी कुछ है उसके बढ़ने की वजह, या वो कहाँ तक जाकर के ठहरेगा? देखिए शालिनी जी, आप इसको समझिए कि सोना स्टेबल है और चांदी एम्पलीफाई करती है। यानी अगर जाएगी तो चांदी बहुत आगे चली जाएगी, नहीं जाएगी तो रुकी रहेगी। मतलब मैंने ऐसा टाइम भी देखा है 2014 के आसपास चांदी 2-3 साल तक रुकी रही,
मतलब जिस लेवल पे खड़ी है 2 साल बाद देखा तो उसी लेवल पे मिल गई, है ना। 70-75 हजार के लेवल पे बहुत टाइम तक रुकी रही। हाँ। जबकि सोना स्टीडी ग्रो करता ही है, क्योंकि सारी विश्व की करेंसी का बेस सोना है, इसलिए सोना चाहिए सबको, है ना। तो ऐसे में सोना आज जो हम देख रहे हैं, इससे किसी भी हालत में 20 से 25% सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल। तो अगर आप 20% 25% लगाते हैं तो आप लगाइए 25,000 30,000 रुपये एक साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो बेसिक बेयर मिनिमम है, इससे ऊपर भी बढ़ेगा। तो मुझे सोना 20-25% अगर दे रहा है, मुझे चांदी अगर 22 से 25% दे रही है, तो मैं शेयर मार्केट में क्यों जाऊं, फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊं? वहाँ तो चांस ये भी है ना कि शायद मुझे 15% मिले, क्या पता। अब बीते 2 साल का हाल अगर मैं मार्केट का देखूं सर, मिड कैप आपका माइनस में चल रहा है, स्मॉल कैप आपका नेगेटिव दे रहा है, लॉन्ग कैप ने भी हार्डली 5% दिया है, 0 से 5%। तो जब मिड कैप, स्मॉल कैप और लॉन्ग कैप में किसी की भी, लार्ज कैप किसी की भी मैं बात करूं, तो वो उनका हाल यहाँ है, सोना चांदी यहाँ है, तो मैं तो उधर ही जाऊं फिर। अब अगर आप मेरी बात को आज सुन रही हैं, आज देख रही हैं, तो लगेगा ये तो बहुत बुलिश है, ये तो बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है बंदा। हाँ। लेकिन अगर आप उसे 20 साल से देखेंगे तो आपको रिटर्न कम नजर आएगा। लेकिन वहीं आप इक्विटी में भी देखेंगे तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में सोने से भी तेज चले हैं। सोना चांदी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कह रहे हैं हमने एक गलती कर दी, हमें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो असली टाइम पिक एंड चूज है, और आप कितने टाइम तक उस पर बने हुए हैं। देखिए हर टाइम जब आप पास्ट देखेंगे तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हम 5 साल से कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, या 10 साल या 15 साल 20 साल। सर सोने और चांदी का तो जब मैंने डेटा उठा के देखा तो बीते 15 साल में भी सोने ने ज़्यादा दिया है, चांदी ने ज़्यादा दिया है। 2010 से 2025 जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि शेयर मार्केट दे रहा है आपको 10.5%, सोना आपको दे रहा है 13%, चांदी आपको दे रही है 11%। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है 15 साल देख लिया, 20 साल का भी अब निकाल के देख लें। तो 20 साल में भी सोना भारी पड़ा और मार्केट कम पड़ा। ये ठीक बात है कि बीच में एक इसी की वजह से सारी बीवियां हावी रहती हैं। मेरी खुद की वाइफ कहती है कि मैंने जब जब कहा कि मैं शेयरों में पैसा लगा दूं, और उसने गोल्ड छोड़ के सोने में शेयर में लगाया, और मैं डांट खाता रहा। और आज भी स्थिति ये है कि मैं अगर कंपेयर करता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट वर्सेस उसके आइडियाज, उसकी इन्वेस्टमेंट, तो वो हमेशा मेरे से आगे है। हाँ। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा सोने से एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, और ये कनेक्ट पूरे देश में है। साउथ इंडिया में तो नॉर्थ से भी ज़्यादा है। तो सबको लगता है सोना तो लेना ही लेना है। सोने की एक यही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोने को जब खरीदते हैं उसे एज ए इन्वेस्टमेंट ना मान के उसे इमोशनल कनेक्ट मान लेते हैं। और देखिए जब जब आप गोल्ड को एज ए ज्वेलरी खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट रह ही नहीं जाता। आपके ऊपर कितनी भी जरूरत पड़े आप उसे बेचेंगे ही नहीं, आपकी पत्नी उसे बेचने ही नहीं देगी। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं। आपको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरी नेटवर्थ इतनी से इतनी हो गई, लेकिन वो पैसा आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। आप अपनी बेटे की शादी में दे दो, बहू को गिफ्ट कर दो, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये आपको थंब रूल याद रखना है। ज्वेलरी इज फॉर यूज। और अगर वो आपने डायमंड की ज्वेलरी ले ली तो वो एप्रिशिएट करेगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ठीक बात। क्योंकि डायमंड आपने जिस रेट पर खरीदा है उससे आधे पर बिकेगा। और जब भी डायमंड की ज्वेलरी आप लेते हैं तो डायमंड और गोल्ड का रेशियो में डायमंड गोल्ड से ऊपर है। यानी आपने 4 लाख का कोई हार लिया तो उसमें 2 लाख के अगर डायमंड है तो आप समझो अगर वो हार अगर आपका 5 साल बाद देखें अगर गोल्ड 2 का 4 हो गया तो डायमंड आपके 2 के 1 रह गए। तो आपको वो जो एनहांसमेंट मिलना चाहिए था, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो मिला ही नहीं। तो अब आपको लगता है कि अगर ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, सोना खरीदना है, तो बात यह कि क्या खरीदें। पहले तो यानी हमें पहले तो ब्रॉडली ये तय करना है कि मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, यानी सोना चांदी करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कितना %। दूसरा आपने शेयर्स में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है, एक डिसीजन लेना है। इसके बाद आपको क्या एफडी करवानी है कि आपको रियल एस्टेट में, यानी मेजरली 4-5 ऑप्शंस इंसान के पास होते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं और आप किस किस इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास एकदम से कोई सरप्राइज मनी आया है, कोई गिफ्ट आया है, बोनस आया है, शादी है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आपको एंसेस्ट्रल पैसा मिला है भाई, या आपको एकदम से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ से आपने अगर कोई पैसा कमाया है तो अलग माइंडसेट रहता है।
और आपकी नॉर्मल आपकी बिजनेस इनकम है और सैलरी इनकम है, उसमें से आपने हर महीने कुछ पैसा बचाना है, तो एक अलग माइंडसेट है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करने में हमें एक ब्रॉडर आइडिया देखना होता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर ये हम देखते हैं कि अगर अब कि हम कहाँ और कितना करें। तो वहाँ अगर बात आती है गोल्ड की, तो मैं कहूँगा ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आती है गोल्ड और सिल्वर, क्या खरीदें। मुझे लगता है सर, ये जो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई थी भारत में, ये उस दौर में शुरू हुई थी जब आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता था, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे, जब लोग पहले सेविंग करते थे फिर खर्च करते थे, मकान तब बनवाते थे, गाड़ी तब खरीदते थे। उस समय ये था कि अगर मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे, सोना बेच देंगे क्योंकि पर्सनल लोन मिलेगा नहीं, आप वैसे ही बैंक करप्ट हो जाएंगे। तो शायद ये था, और वो अभी तक मानसिकता चली जा रही है। लेकिन येस, यू आर राइट, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मानेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, ज्वेलरी निवेश नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। अब सर मैं ये चाहती हूँ कि फिर आप बताएं, क्योंकि आपने ये बता दिया ज्वेलरी निवेश नहीं है, तो सोने में निवेश कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सोने में निवेश करने के 3 तरीके हैं। पहला है गोल्ड का फंड ले लीजिए आप, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरह गोल्ड फंड होते हैं। वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप उसकी यूनिट खरीद लीजिए, आपको कोई डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए, आपने पैसे डाले म्यूचुअल फंड की तरह और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और आप जब चाहें खरीदें, जब चाहें बेचें, और चाहे जितना खरीदें। यानी आपको मिनिमम 1 ग्राम या मिनिमम 2 ग्राम लेने की भी कंपल्सन नहीं है, खरीद सकते। 500 रुपये का खरीद लें, 500 रुपये का भी खरीद सकते हैं। उसी तरीके से ETF है, म्यूचुअल फंड की तरह ETF है, इंटरनेशनली अलाइंड रहता है, लिक्विडिटी उतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन रेट हमेशा करेक्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड जो गोल्ड फंड होते हैं उनमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनका भी कुछ खर्चा वगैरह लगता है। ETF में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ETF भी एक सॉल्यूशन है, और इन दोनों में GST नहीं लगता। बड़ी बात यह है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं दिल्ली में हूँ या मुंबई में हूँ तो रेलिवेंट मार्केट में जाऊँगा, भाई कहाँ ज्वेलर्स बैठते हैं, वहाँ जाके भाई मेरे को सिक्के दे दो। हाँ, सोने के, आपको बता दूं, सोने के सिक्के पर भी मेकिंग चार्ज लगता है। गिन्नी पर मेकिंग चार्ज लगता है, इसलिए गिन्नी में भी खर्चा है। अब कहते हैं फिर सॉलिड खरीद लेते हैं, हम बिस्किट लेते हैं, कोई टुकड़ा कटवा लेते हैं, भाई 20 ग्राम का टुकड़ा हमने कटवा लिया। तार भी मिलता है, तार भी 5 ग्राम 10 ग्राम आप का, जो भी ले लीजिए। हाँ। इन सब पे GST लगता है, और वो GST है 3%, छोटा अमाउंट नहीं है। और मजे की बात है, लोगों को लगता है मैं तो चुपचाप कैश में ले लूंगा, मैनेजमेंट कर लूंगा, पैसे दे दूंगा, मेरा आधार कार्ड भी नहीं दूंगा, वो अपने नौकर का लगा देगा, मेरा GST भी बच जाएगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं। कैसे, समझाइए। अगर आप किसी दुकानदार से सोना खरीदेंगे तो वो GST चार्ज कर ही लेगा आपसे। वो भले ही आपको बताए ना, रेट आप पूछोगे तो रेट कुछ और आएगा, लेकिन जब बिल बन के आएगा कच्चे पर्चे पर, हाँ। तो वो आपसे GST ले चुका होगा, इंक्लूडेड रहता है, हमेशा रहता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि जब भी गोल्ड खरीदें, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं हाथ में देना चाहता हूँ गोल्ड, ये रख तेरे पास आ गया, अपनी पत्नी को या किसी जिसको भी आपको उचित समझे, माँ को, पिताजी को, तो बिल के साथ लें, क्योंकि GST आपको देनी है तब भी जब आप कैश देते हैं या चेक देते हैं तब भी। अब अगर आपको 3% खरीदने पे दे रहे हैं, तो जब आप बेचने जाएंगे तब भी तो वो कहेगा GST लाओ, क्योंकि मुझे आगे बेचनी है। तो वो अपना इसमें रख लेगा, वो आगे मैनेजमेंट कर लेगा, क्योंकि GST तो हमेशा बायर को देनी होती है। हाँ। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इसलिए अगर गोल्ड खरीदना है, अगर सिल्वर खरीदनी है, गोल्ड फंड में जाइए या ETF में जाइए। नहीं, 1 मिनट मुझे आप फिर से समझाएं, क्या गिन्नी खरीदने और गिन्नी बेचने दोनों का प्राइस अलग अलग है? बिल्कुल, हमेशा होता है। किसी भी ट्रेड में किसी भी मेटल को आप खरीदेंगे तो बाइंग और सेलिंग रेट डिफरेंट होता है, बट गिन्नी में मेकिंग चार्ज भी होता है। मेकिंग चार्ज भी हम दे रहे हैं, GST भी हम दे रहे हैं, फिर उसको बैंक लॉकर में रख रहे हैं तो लॉकर का भी दाम हम दे रहे हैं, घर पे रख रहे हैं तो रिस्क भी उठा रहे हैं। हाँ। और बावजूद इसके हम सोने के सिक्के खरीद रहे हैं। गलत है ये। बस फायदा ये हो जाता है कि जो लोग चुपके से खरीद लाए, वो बेचने पर कई बार इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हैं। उतना लोगों को लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क हम कैरी करते हैं हम नहीं समझते। ठीक बात। अब उसकी तुलना में अगर हम ETF लेते हैं, हाँ। आपका सेफ है, चोरी का डर नहीं, किसी डिपार्टमेंट का डर नहीं, हम पक्का रुपया दे के अपने अकाउंट में कभी भी देख सकते हैं। जैसे शेयर्स हैं डीमेट में, वैसे ही हमारे पास ETF पड़ा हुआ है।
और जीएसटी लगता ही नहीं। तो जब तक 2 नंबर की कमाई ना हो, कहीं से कैश बोरी में भर के ना आ रहा हो, तब तक ईटीएफ और फंड्स लेने चाहिए। 2 नंबर की कमाई अब किसी की होती ही नहीं। अब तो मिडिल, देखिए हम लोगों को देख सुन रहे हैं, वो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। ट्रू। और मोदी जी ने मिडिल क्लास को 12,75,000 तक फ्री कर दिया है। अगर कोई 6 लाख कमाने वाला 4 लाख की कोई नंबर 2 की इनकम कर भी लाया तो उसकी नंबर 1 है। ठीक बात। उसको तो डिस्क्लोज करना चाहिए, मेरे को इस सोर्स से हुई है, और भाई 4 लाख उसे दिखाना चाहिए। टैक्स तो उसको तब भी नहीं देना। ठीक बात। देखिए, टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें टैक्स प्लानिंग पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार बहुत सख्त है। वो आमतौर पर लोगों का केस स्क्रूटनी में नहीं लेती है, बहुत लिबरल है उस मामले में। लेकिन जिसका लेती है ना, उसके पुराने कई सारे साल के प्रॉफिट चले जाते हैं। इसलिए टैक्स चोरी पर फोकस ना करके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए। राइट जगह पैसा लगाइए, सोने में लगाइए, और सोने से भी बेहतर चांदी में लगाइए। अब अगर आपको किसी को 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो सोना तो इतना सा आएगा, और चांदी कितनी आएगी, इतनी कहाँ रखोगे आप। बेटर ईटीएफ। ठीक बात। चांदी में भी हम ईटीएफ में हाँ, निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते और हैं। फंड्स भी रहते हैं सिल्वर के फंड्स भी रहते हैं, और गोल्ड के फंड भी रहते हैं, आप कर लीजिए। मुझे अब एक चीज़ और बताइए, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि मुझे गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स या ईटीएफ में जाना है, लेकिन मैं फिर भी आपसे अगर समझना चाहूँ कि इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है, क्योंकि दोनों एक ही पायदान पे तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप मुझे कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं मनीष गुप्ता की अगर राय समझना चाहूँ तो इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है? आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, इसका मतलब आपको पता है ट्रैफिक रूल्स क्या है, कब तेज चलानी है, कब धीमे चलानी है, गाड़ी में आपके ब्रेक अच्छे हैं, आप ईटीएफ कर लीजिए। अगर आपको लगता है मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप फंड ले लीजिए, क्यों? फंड मैनेजर बैठा हुआ है। ईटीएफ में आपकी स्पीड मिलती है, प्रॉफिट पहले से ज्यादा है, लेकिन फंड मैनेजर आपको गलतियां नहीं करने देता। वो आपको उन गलतियों से बचाता है जो आपको पता ही नहीं चलती। कैसी गलती? मैंने सोना खरीदा, भाई कब खरीदा, कब बेचा? जो फंड हैं वो लगातार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। उनके अपनी सेट कैलकुलेशन है, मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, इंटरनेशनली समझते हैं, उनके लोगों का नेटवर्क रहता है, वो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, टॉप लेवल पे देखते हैं, तो उन्हें पता है कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उस गोल्ड फंड में आपको उस बात का फायदा मिलता है, क्योंकि ईटीएफ में तो जो आज खरीदा वो रेट सेट हो गया, आपकी कॉस्टिंग, और जब आप बेचेंगे तब सेल वैल्यू। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में वो गोल्ड फंड में क्या करते हैं कि वो उन्होंने जब ठीक लगा तो उन्हें खरीद लिया, जब लगा अच्छा हो गया बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया। इस तरीके से वो हैजिंग इस तरीके से करते हैं कि हम उनके यूनिट होल्डर को, म्यूचुअल फंड बायर को ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो ऐसे में आपको लगता है आपको एक गाइड की जरूरत है, तो आप गोल्ड फंड ले लीजिए। पर जब वो गोल्ड फंड की कमाई होती है, उसमें फंड मैनेजर भी अपना चार्जेस लेते हैं, जो ब्रोकर्स हैं उनको भी कमीशन जाता है, तो थोड़ा सा पैसा कम आता है। पर डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, पर आपको क्या रिलैक्स है। अब आप देखिए आप क्या करते हैं, क्या आप हफ्ते में 1 बार रिव्यू करने की पोजीशन में हैं, या महीने में 2 बार रिव्यू कर लेते हैं? आपको समझ है तब तो आप ईटीएफ में जाइए, फिजिकल ले लीजिए, अदरवाइज आपको गोल्ड फंड बेटर है, क्योंकि आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चीजों को संभाल रहा है। तो ऐसे में अब आप समझ गए कि जो ट्रेंड है, जो एक्सपर्ट है, जिसको लगता है कि मैं अपने को समझता हूं, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों कर रहा हूं, और जो मेरा सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, उस हिसाब से वो तय करेगा। तो अगर आपकी नॉलेज कम है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपका फोकस करने का मन नहीं है, आप गोल्ड फंड ले लीजिए वरना ईटीएफ ले लीजिए। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो आप ईटीएफ ले लीजिए। लेके छोड़ दिया आपने, भूल गए ये। अब मेरा इसी में फिर अगला सवाल ये है कि जो खासकर नौकरी पेशा है और ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी जितनी इनकम आती है उतनी हर महीने खर्च भी हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा निवेश कर नहीं पाते हैं, लेकिन उन सैलरीड क्लास को भी साल के अंत में एक बार वो जो बोनस मिलता है उससे कमाई हो जाती है। तो ये उन व्यूवर्स के बिहाफ पे मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं, जैसे ये हम सिप करके पीते हैं ना,
तो वो सिप करने की ही आप सलाह दीजिएगा, या मुझे बोनस मिला तो मैंने एक साथ लमसम कर दिया निवेश, क्या करें? अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो वही है, सिप किस में करना है, मेटल में करना है या इक्विटी और म्यूचुअल फंड में करना है। मैं ये मान के चलता हूँ इस बार का आपका जो क्वेश्चन है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड पर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें गोल्ड फंड भी आ गया तो सब कवर हाँ, हो गया। हाँ, हाँ। अब देखिए, ऐसा है कि सेम एग्जांपल यहाँ है, अगर आप सिप करते हैं तो आपका पेशेंस है और डिसिप्लिन है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर, इट इज नॉट ऑलवेज टाइमिंग, कि अच्छे टाइमिंग पर खरीदा और आपने अच्छे टाइम अपने सुटेबल टाइम पर बेचा। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट बिहेवियर। अगर आप सिप करते हैं और आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन्ड करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको 5 साल में देख रहा हूं तो मुझे फाइनली क्या मिला। आप जो अभी आपने डिस्कशन के स्टार्ट में मेरे से पूछा ना, इतना परसेंट उसमें, इतना परसेंट उसमें, आपने क्या देखा 10 साल में कितना। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जून 96 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 15 मार्च 2008 में मुझे क्या मिला। परसेंटेज वहाँ से नहीं देखा जाता। जब आप बीता हुआ काल देखते हैं तो जब मैंने ग्रेजुएशन की तब तक मैंने क्या पाया, फिर मेरी शादी तब तक मैंने क्या पाया, या उसके आगे के 5 साल मैंने क्या पाया, तो वो पीरियड ऐसे ही निकलता है। इसका मतलब है, अगर आपके पास रेगुलर मंथली इनकम है, चाहे कम ज़्यादा हो, सैलरी वालों की फिक्स होती है या हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बिजनेस वालों की वो भी अपना एक इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं कि मुझे 1 लाख 2 लाख या 50,000 है, जैसा ही बिजनेस है उतना आपने घर के लिए निकालना है। तो एक थंब रूल ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, Okay. अब ये 30% किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। मैं 1 मिनट सर आपको रोक रही हूँ, और आप ही की इस बात पर मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या 30% आप बचा भी पाते हैं? बचाएंगे तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 1 लाख रुपया जिसकी सैलरी है उसको 30,000 इन्वेस्ट करना है, 10,000 जिसकी है उसको 3,000 इन्वेस्ट करना है। तो क्या आप इस परिस्थिति में हैं? वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। जी सर। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है या कार लोन ले रखा है तो आप 30% बचा ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है कि अगर भाई आज की डेट में जिस तरीके से रियल एस्टेट के दाम चढ़ गए, फ्लैट बहुत महंगे हो गए, आप ईएमआई निकाल के कम से कम 5 से 10% तो इन्वेस्ट करिए, और उसको भी आप रोटेट कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, क्या मेरी अर्निंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो इस रेशियो को मेंटेन रखिए कि मैं ईएमआई दूंगा, एक्स्ट्रा ईएमआई पे नहीं करूंगा। एक बड़ा प्रिंसिपल खूब वायरल रहा कि भाई आप साल में एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दीजिए और आपका पीरियड घटता चलेगा। नेचुरली कि वो जो आखिरी एक साल की जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वो आपके पीरियड को डाउन करेगी, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रिंसिपल को हिट करेगी। ठीक है ना। और हम समझते हैं अच्छी बात भी है। मतलब मैंने अपना पहला होम लोन चुकाने के लिए मेरे पास अगर 1200 रुपये बचे हैं तो मैं 1200 का चेक देता था, क्योंकि प्री पेमेंट चार्जेस खत्म हो चुके थे, और वो 1200 ने मुझे हेल्प किया। मेरे पास अगर 1000 बचे, 800 बचे, 1500 बचे, मैंने दिया। पहला लोन चुकाने के लिए आपको, होम लोन चुकाने के लिए ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर सिप कर रहे हैं और वहां आपको सपोज 12 से 14% की रिटर्न आ रही है, तो उसे मेंटेन रखिए, क्योंकि ये 14% है और ये आपकी होम लोन 8.5% है। ये एक्स्ट्रा 6% जब आप एक साल में एक बार इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे या कंटिन्यू रखेंगे, 3 साल बाद निकालेंगे, तो वो आपको एकदम से ड्रास्टिकली डाउन कर देगा। बट उसमें आप टैक्स इफेक्ट और देख लीजिए, क्योंकि पहले जो टैक्स इफेक्ट होता था, वो कई तरह की छूटें मिलती थी, डिडक्शंस मिलते थे इनकम टैक्स में। तो हमने यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाए, हमें टैक्स सेविंग हो गई, हमारा टैक्स बच गया, और जब वो म्यूचुअल फंड हमारे पीरियड निकला हमने वो चुका दिया। लेकिन अब जब लोग नए टैक्स रिजीम में आ गए तो वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो अब आपको टैक्स इफेक्ट कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो होम लोन चुकाने में लगाऊं या इन्वेस्टमेंट में लगाऊं। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फायदा ये है कि होम लोन में जो गया सो गया, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ी बीच में पैसे की, आज 2 लाख रुपए की जरूरत है, या एकदम से सोने में चेंज है, मैं आपको सोना खरीद लूं, आपके पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो आ रहा था वो आप लोन में चुका रहे थे, तो आपकी लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो ऐसे में 5 से 10%, 5 से 8% पैसा इन्वेस्टमेंट में जरूर रखिए,
कि आपको लिक्विडिटी भी रहे, और अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो आप अपने लोन को चुकाकर अपने लोन को कम कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट आपको करनी है, लेकिन अगर उतने ही पैसे में आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी ऑप्शन भी बुरा नहीं है। एनालिसिस आपको खुद करनी है, या तो खुद करिए या किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले लीजिए। कंसल्टेंट की हेल्प लेना हमेशा एडवाइजेबल है, लेकिन ऐसे दोस्त की एडवाइस लेना बहुत रिस्की है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही बताता है जितना अच्छा एक्सपीरियंस है। जहां वो लुट के आया है वो आपको कभी नहीं बताएगा। कोई भी दोस्त नहीं बताता है कि वो लुट के कहाँ आया है, चाहे वो कितना अच्छा भी क्यों ना हो। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हाँ। वो कहेगा, देखिए लोगों को अपनी तारीफ सुनने की आदत है। हाँ। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे घर आएगा तो मैंने यार वहाँ प्रॉपर्टी में लगाए, मेरे को डबल हो गए, मैंने वहाँ लगाया मेरे को ट्रिपल हो गए, मैं यार तुम्हें लगाने हैं मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ लगाने हाँ, हैं। अरे ये वाला शेयर ले लो, ये मैंने पिछले बस महीने लिया, अभी ये बहुत रॉकेट होने ये वाला है। बड़ी गलती है। अगर आप शेयर में या म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ। आपको खुद से 1 घंटा लगाना है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आपको बहुत सारी एनालिसिस मिल जाएगी, बहुत सारी ऐप भी एनालिसिस देती हैं। आप खुद पर भरोसा करिए, अन्यथा कंसल्टेंट की राय लीजिए। वो आपसे हो सकता है थोड़ी फीस ले ले, लेकिन आपको रीजनिंग देगा कि मैं अगर यहाँ करूँ तो क्यों करूँ। वो आपको पैटर्न बताएगा, बेसिस बताएगा, ट्रेंड बताएगा। तो ऐसे में वापस आपका बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी पूरे से रिप्लाई नहीं किया है, सिप और लमसम, ये बड़ा क्वेश्चन है। सिप तो आपका डिसिप्लिन है, ये लाइफ में है और होना ही है और होना ही चाहिए। जिनका नहीं है उन्हें कर लेना चाहिए। चाहे आपकी इनकम महीने की 25,000 है या महीने की इनकम 5 लाख है, सिप सबके लिए है। ठीक। आप अपनी सुविधा से, मेरे अभी एक दोस्त ने एक अच्छी जगह पोस्टेड है, उन्होंने CFO हैं, उन्होंने अभी 65,000 रुपये की महीने की सिप कर दी और वो बहुत सेटिस्फाइड है। कहता है मैं 5 साल चलाऊंगा, 5 साल बाद मेरी बेटी का B.Tech कंप्लीट हो जाएगा, उसकी शादी करनी होगी, उसके पास मेरे पास सफिशिएंट पैसा होगा। तो हम लोग इस तरह की प्लानिंग सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ मेरी बेटी 12th में है, अब मुझे पता है ये नीट की तैयारी कर रही है, इसका सिलेक्शन होगा, अगर सपोज इसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अगर मानो मुझे प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ा तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो या तो मैं एजुकेशन लोन लूंगा या मैं उसके लिए व्यवस्था करना शुरू करूँ। हाँ। जितना व्यवस्था करूंगा उतने मुझे ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे इस इवेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि मैं अपने जीवन की महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं उनकी लिस्टिंग कर लूँ, और ये कब कब होने वाला है, और ये जितनी जल्दी उतना बेटर। जैसे आपने कहा सिप, अगर आप 25 साल के हैं और आपने सिप स्टार्ट कर दी, आपको फायदा है। आपने मेडिक्लेम लिया, आपको फायदा है। आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, आपको फायदा है। और इंश्योरेंस की एक बात मुझे याद आई, मैं आप कहें तो जोड़ दूं। हाँ प्लीज। लोग हमारे देश में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ठीक बात, लाइफ इंश्योरेंस में तो ये हमने, और हमें लगता है मैंने तो 5 पॉलिसी करा ली है, मैं खुश हूं। अरे आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 5% नहीं आई आज तक कभी किसी की। तो इंश्योरेंस लीजिए अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए, कि अगर जो अर्नर है वो ना रहे तो उस पैसे का, उसकी जो डिपेंडेंट्स हैं उसको कैसे उसका जीवन यापन होगा, वो व्यवस्था करनी है। ठीक और इसलिए उसमें भी टर्म इंश्योरेंस इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कम पैसे में आपको बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिल गया, बचे पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ठीक बात। वहां आप सिप करिए और लमसम करिए। लमसम मत है बोनस, आपको बोनस मिला, 15,000, ठीक है, 10,000 5,000 में खर्चा करूंगा, 10,000 में लमसम लगा दिए। लमसम के लिए सिचुएशन बहुत काउंट करती है। लमसम आपके पास पैसे आ गए, मार्केट चला हुआ है, इंतजार कर लीजिए। ठीक बात। सिप के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आपकी EMI कटती है वैसे ही सिप की भी पैसा कट जाना चाहिए। 7 तारीख को सैलरी आई और 10 तारीख को आपकी सिप कट गई, तो ओवर दी पीरियड आप देखेंगे कि 5 साल हो गए, तो कभी अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया, मार्केट उतरा चढ़ा, अल्टीमेटली आप देखेंगे आप गेनर हैं। तो सिप इज ऑलवेज बेटर। अब जो आपने बात की लमसम, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोन में EMI में आपने एक EMI एक्स्ट्रा पे कर दी। हाँ। उसी तरह सिप के बीच में एक लमसम उसी का काम करता है, वो आपको एकदम से बूस्ट देता है, एनर्जी एकदम बढ़ती है।
ठीक है। अब एक मैं भी गुजारिश यहाँ पर व्यूअर से करी दूँ, क्योंकि इंश्योरेंस की हमारी बात चल रही है, क्योंकि आज से नहीं सर, मुझे लगता है सदियों से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, पर आज की तारीख में ही मैं ये देखती हूँ कि कभी टैक्स बचाने के लिए ही लोग यूलिप ही लेना पसंद करते हैं कि इसमें तो टैक्स भी बच रहा है, और ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट यही है कि हम 20 साल तक पैसे देते रहेंगे और मिलेगा क्या हमें। तो अच्छा है, भगवान करे कि आपको ना ही लेने की ज़रूरत पड़े, पर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस ही आपके लिए बना है, तो उधर ही आप जाइए। एक और बार ये रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, अब करना नहीं करना आपके हाथ में, मुझे कमेंट्स करके आप बताइए भी कि आपने कितने लाख, तो अब नहीं कहूँगी सर, कितने करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। लाख आज के समय में बहुत छोटी रकम हो जाती है, तो मुझे बताइए कि आपने क्या लाइफ इंश्योरेंस भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी दोनों क्या ले रखा है। मैं जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? उसके लिए एक बेसिक रूल बना लीजिए। आप ये देखिए कि अगर जो अर्नर है, जैसे 4 लोगों की एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, आप देखते हैं जो अर्नर सिर्फ हस्बैंड है, तो वो जितने पैसे में अपना घर खर्च चला सकता है, उसके ना रहने पर वो खर्च कम से कम 70% तो हो ही जाएगा। तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए उसके ना होने पर कि उसकी जो मंथली रेवेन्यू आए वो उसके खर्चे को मीट आउट कर ले, क्योंकि फिर जो इन्फ्लेशन होगा तो मानो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, तो कम से कम इतना तो हो कि 65 से 70% पैसा आ जाए। अगर आज मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ महीने का, तो आप समझिए मेरी, और वो 1 लाख मैं खर्च करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, बाकी खर्च करता हूँ, तो और सपोज मुझे 65-70 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए अगर मैं नहीं हूँ तो ऐसे में, और अगर सपोज 6% रिटर्न आ रही तो मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो मेरे लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर 1 करोड़ का अगर हम नॉर्मल इंश्योरेंस लेंगे तो हम उतने इंश्योरेंस प्रीमियम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक बात है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बेटर है, क्योंकि हमने कम पैसे में इंश्योरेंस ले लिया और बचे पैसे को हमने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा लिया।